बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल पार्ट 1 क्लास में वो देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम बाय यूजिंग ट्री मेथड। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, अभी हम देख रहे हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले वो देख लें। वो कुछ यूँ है कि ये हमारे पास एक मेथड है वाइड, तो मैं इसका नाम रखता हूँ रिकर्जन REC, और यहाँ पे इंट n, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे कर दे सी आउट n, और साथ ही इसी मेथड को हम इसी कंपाउंड स्टेटमेंट में कॉल करते हैं REC, और यहाँ पे लिख देते हैं n-1, और यहाँ पे कंपाउंड। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करें, अगर फॉल्स हो एल्स यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न, कि यहाँ से कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा इस प्रोग्राम में से। और मेन जो हमारा फंक्शन है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास मेन फंक्शन है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मेन। मेन में से आपने क्या किया है, मेन में से इस रिकर्शन को आपने कॉल किया है और इसमें वैल्यू पास की है 3, फॉर एग्जाम्पल 3 पास किया आपने। अब ये होगा जैसे ही आपने यहाँ से REC3 आपने पास किया तो क्या होगा कि आपकी रैम में एक यानी फंक्शन अपनी कॉपी जनरेट करेगा लाइक दिस। इस तरह से एक नोड बनेगा और उसमें n चला जाएगा। तो n हमारे पास कितना है इस वक्त, n हमारे पास है 3। जैसे ही आप नीचे आएंगे n इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, सी आउट करेगा वैल्यू 3 ये, और सी आउट 3 वैल्यू आउट करेगा। और उसके बाद लिखा हुआ अगली स्टेटमेंट RECn-1, यानी रिकर्जन खुद अपने आप को दोबारा फिर कॉल करेगा, इस बार 2। तो जैसे ही 2 यहाँ से दोबारा फिर इसकी कॉपी जब बनेगी, 2 यहाँ पे आएगा, n रिसीव करेगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सी आउट करेगा वैल्यू 2 यहाँ पे, और उसके बाद दोबारा फिर अपने आप को ये कॉल करेगा RECn-1। तो 2 था लास्ट टाइम, तो अभी कितना रह जाएगा 1। तो जैसे ही ये 1 अपने आप को कॉल करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा एल्स के ऊपर, और एल्स से कंट्रोल मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाएगा। यानी ये वो ब्रेकिंग स्टेटमेंट है जो आपके ट्री को ब्रेक कर रही है। T1 जो स्टेटमेंट है, जहाँ पे T जाके 1 के बराबर हो जाता है और आपका रिकर्जन ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होना भी जरूरी है ना, कंडीशन एक जाके। अब यहाँ पे आप चेक करें तो ये बेसिकली कितनी दफा आपका ये प्रोग्राम कॉल हुआ है। ये देखें, ये आपका यहाँ पे n-1 आप कॉल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखें ये एक दफा कॉल हुआ, यहाँ फिर कॉल हुआ, दूसरी दफा कॉल हुआ, यहाँ तीसरी दफा कॉल हुआ, ठीक है। तो इस सारे को अगर आप देखें, ये सारे को, ये 7 कांस्टेंट अगर आप निकाल लें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बननी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी से क्या बनती है, बिग O ऑफ n, जो हमने लास्ट टाइम निकाली भी थी, ठीक है। और टोटल कितनी आइट्रेशन ये अपने आप को कॉल कर रहा है, कॉल अपने आप को कितनी दफा कर रहा है, n-1 टाइम कॉल कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को n-1 टाइम कॉल कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 दोबारा आएगा ना, तो 1 पे आके जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस तीसरी लोकेशन पे तो कंट्रोल यहाँ से मेन प्रोग्राम में से रिटर्न कर रहा है, दोबारा अपनी कॉपी तो नहीं बना रहा। तो इसकी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O ऑफ n। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह से सिंपल जो रिकर्जन है उसका ट्री कैसे बनता है। अब एक प्रोग्राम मैं आपके सामने लिखूंगा, वो स्लाइड्स में भी आपको मिल जाएगा। वो कुछ यूँ है कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ हो, फर्ज करें ये भी मैं इसी प्रोग्राम से एग्जांपल लेता हूँ, मुझे ये व्हाइट बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइएगा इफ देयर इज एनी इशू। इसको मैं थोड़ा रब कर दूंगा बाद में प्रोग्राम लिख के, ताकि ट्री मैं बना सकूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख दूं, तो अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं और उस इक्वेशन को मैं कहूँ कि इसका ट्री बनाए, तो वो तो आप बना लेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक प्रोग्राम को किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो मैं पहले भी आपसे बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूँ, और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसका ट्री कैसे बनाएंगे। अभी हमने क्या किया, ये सिंपल एक प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को हमने, क्योंकि सिंपल है तो हमने इसको इजीली इसकी वो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है।
लेकिन समटाइम वी हैव एन इक्वेशन और we need to transform that equation into a mathematical, we have to solve that equation into a mathematically by using tree methods. लेकिन वो इक्वेशन कहाँ से आई है, वो प्रोग्राम में से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका ये है कि मैं एक प्रोग्राम में खुद इमेजिनरी प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि प्रोग्राम में से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम का है REC, इसके अंदर एक मैं सपोज लेता हूँ n, ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने ले लिया। अब मैं ये लिखता हूँ इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो क्या करें, आप यहाँ पे लिखें रिकर्जन n डिवाइडेड बाई 2, फिर लिखें रिकर्जन n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और एल्स में जाके आप लिख दें रिटर्न, ठीक हो गया। और ये जो प्रोग्राम है ये जो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा इसको और भी हल्का सा इसमें और चीज ऐड कर देता हूँ। इस प्रोग्राम में रेड जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम रिकर्जन वाला REC यानी वाइड रेड, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपल कंट्रोल रिटर्न कर रहा है। वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पे मैं उस वैल्यू की डेटा टाइप लिखता है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ, इस इफ से पहले, इस इफ से ऊपर मैं एक फॉर का लूप लिखता हूँ, फॉर इंट I is equal to 0, I is less than 10, I plus plus। और इस फॉर के अंदर यानी ये इफ से भी पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इफ से पहले यहाँ पे मैं फॉर का लूप लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ सी आउट आई, ये मेरा कंपाउंड क्लोज हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये आपको नजर नहीं भी आ रहा ना ये वाला लूप, तो आपने लूप आपको पता है क्या होता है। इवन इफ आई हैव रेफर्ड दिस लूप, दिस इज द लूप है, आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आप जो है वो आपके लिए लूप को, ये नहीं कि लूप का कोड आपको नजर आए कि आई कहाँ पे जीरो नहीं बना हुआ, जीरो नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो इफ जैसे ही आप रिकर्जन को मेन प्रोग्राम में से कॉल करेंगे, सपोज आपने मेन प्रोग्राम, ये आपका मेन प्रोग्राम है और मेन प्रोग्राम में आपने कॉपी कॉल की, यहाँ लिखा 10 फॉर एग्जाम्पल, एन में 10 आ गया, तो जैसे ही आपका 10 यहाँ पे आएगा तो इस इफ से पहले ये एक फॉर का लूप लगा हुआ है, इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर के लूप की। अब तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस होना चाहिए हम लोगों को कि बड़ी डिटेल से हमने इसको निकाला हुआ था। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाएगी टी ऑफ एन या एन, एक ऑफ एन निकलती है ना एक फॉर के लूप की। अच्छा, अब ये वाली जो है हमारे पास, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2, ये निकलेगी। इसकी कितनी निकलेगी, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। और बाकी आपको पता है जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर वो आप लिख लें तो वेल एंड गुड, अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स तो आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा सारा फोकस जो होता है वो कॉन्स्टेंट्स पे नहीं होता, बल्कि एक्चुअल जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनके ऊपर होता है। तो अब ये चीज अपने पास आप रखिएगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसे रब करता हूँ, रब करने के बाद मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनाता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे टी ऑफ एन, सपोज ये इंटायर फंक्शन जो है वो टी ऑफ एन इज रिप्रेजेंटिंग दिस इंटायर फंक्शन, टी ऑफ एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला तो हमारे पास था ना एन, एन प्लस ये टी एन बाई टू एक है, फिर टी एन बाई टू दूसरा है, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो कैसे बन जाएगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस ये वन, टू टी एन बाई टू, ठीक हो गया। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, रब कर रहा हूँ यहाँ से, तो हम यहाँ पे सिंपल अगर लिखना चाहें इस इक्वेशन प्रोग्राम को जो मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, आप यूँ भी लिख सकते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ टू टी एन बाई टू प्लस एन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो खैर अभी हम ट्री मेथड से करेंगे और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने असाइनमेंट में करके मुझे जमा कराना है।
ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने करके मुझे जमा कराना है। आप कीजिएगा इसे ज़रूर, सर्च भी कीजिएगा, कोशिश करें कि खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ट्री मेथड से मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करें। तो सबसे पहले ट्री मेथड से आप इसे ऐसे करेंगे कि ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एन, ये बेसिकली बार बार एन कॉल हो रहा है ना, तो आपका जब फंक्शन कॉल होगा तो ये बेसिकली हमारे पास वो एन है जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा। अभी मैंने ये जो सिंपल रिकर्जन समझाया था उसमें भी मैंने एन से स्टार्ट किया था, एन नोड से स्टार्ट किया था। यहाँ पे वो कॉल करते हैं, एन की वैल्यू होती है जिसकी बेस पे सारी आगे फर्दर रिकर्जन कॉल हो रही होती है ना, तो मैंने एन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, एन बाई टू, तो एक जो हमारे पास था टू टी एन बाई टू है ना, ये स्टार्ट में टू है, तो एक एन बाई टू हमारे पास ऐसे कॉल हो रहा है और दूसरा एन बाई टू हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करें एन की वैल्यू हमारे पास 1000 है, तो पहली दफा जब वो डिवाइड होगा तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा एन बाई टू एन बाई टू, यानी अगर वैल्यू कम होगी तो वो तो पहली इधर ही जाके फिर आगे फर्दर मजीद डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू एन की बड़ी है, 1000 है, 2000 है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप एक दफा जब ये कॉल हो जाएगा, जब उसकी कॉपी में दोबारा फिर वो अपने आप को कॉल करेगा, तो फिर क्या होगा, पहले एक दफा एन बाई टू कॉल हो चुका था ना, दोबारा फिर जब एन बाई टू कॉल होगा तो ये बन जाएगा एन बाई टू पावर टू। ठीक है, तो इसी तरह दोबारा जब एक दफा पहले कॉल होगा तो दोबारा फिर जब इसके अंदर कॉल होगा तो कितनी दफा कॉल हो चुका होगा, एन बाई टू पावर टू। यहाँ पे भी आप देखें एन बाई टू पावर टू, इधर भी एन बाई टू पावर टू। ठीक हो गया। उसके बाद अब फर्दर इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, एन बाई टू पावर थ्री। यानी अगर इस लीफ पे आप खड़े होकर चेक करें कितनी दफा कॉल हुआ है आपका प्रोग्राम, तो सिंपल सी बात है एन बाई टू पावर थ्री टाइम कॉल हो चुका है। और यहाँ पे भी आप चेक करें एन बाई टू पावर थ्री टाइम कॉल हो चुका है। देख लें, आप देखें ना, टू पावर वन, टू पावर वन, टू थ्री, वन टू थ्री। इसी तरह यहाँ पे आप चेक करें इसे, तो यहाँ पे भी एन बाय टू पावर थ्री, इधर भी एन बाय टू पावर थ्री। तो ये इसी तरह से मेरे पास स्पेस अब कम है, खैर मैं इसको एन पावर टू तक ही रखता हूँ। तो आप एज्यूम करें कि जब टू तक जाएगा तो उससे अगले लेवल पे जब कॉल होगा तो थ्री होगा, फिर फोर होगा, तो ये उस वक्त तक डिवाइड होता रहेगा जब तक आपके पास यहाँ पे वन नहीं आ जाता। यानी एन की वैल्यू जब तक वन नहीं होती ना, तब तक ये अपने आप को डिवाइड करता रहेगा। ऐसी बात नहीं है, तब तक ये अपने आप को इसी तरह से डिवाइड करता जाएगा जब तक यहाँ पे वन नहीं आता। ये तो वो इनिशियल कंडीशन थी, जब एन वन हो जाता है, मैंने स्टार्ट में कंडीशन लिखवाई है ना आपको, इफ एन इज ग्रेटर देन वन, तो वो चलता रहता है। जब एन वन हो जाएगा तो कंडीशन फास्ट हो जाएगी, कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। ये वो टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि जहाँ पे जाके वन हो जाए और वन हो रहा है और कंट्रोल वहां से रिटर्न हो रहा है, ये वो टर्मिनेटिंग कंडीशन है। तो यहाँ पे जाके ये उस वक्त चलेगा जब तक ये वन नहीं हो जाता। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, अब यहाँ पे आप चेक करें, अगर इसको किसी इक्वेशन में डालने की कोशिश करें तो पहले तो आप चेक करें ना, एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करें। यहाँ देखें पहली दफा कॉल हुआ वन एन, यहाँ पे एक दो, टू एन दो दफा कॉल हुआ, ये नंबर ऑफ कॉल हो रही है, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, वन नंबर ऑफ कॉल बता रहा हूँ, देखिए वन और टू। और एन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कि नंबर ऑफ कॉल्स है फंक्शन के लिए, तो टू कॉल्स है, टू एन। यहाँ पे एक दो तीन चार फोर एन, ऐसी बात है। तो अब इसको हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है इसमें आप चेक करेंगे वन एन है, टू एन है, फोर एन है। इससे अगर आप एक जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अगर आप कह दें कि वो हमारे पास के है, के एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी लिख दें, सी एक कांस्टेंट है क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो आप कह दें सारे कांस्टेंट हैं, उनको सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारा है ना मेरे पास ये बन रहा है सी एन, इतनी नंबर ऑफ कार्स बन रही है सी एन। और अगर आप ये चेक करें एन बाई टू पावर, ये देखिए टू टू टू, ये एन बाई टू पावर वन है, वन है, फिर यहाँ पे टू है, टू टू टू, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो थ्री हो जाएगी, फिर फोर हो जाएगी, और ये चलता रहेगा इसी तरह जब तक वो वन नहीं हो जाता, एन वन नहीं हो जाता। तो इसको भी हम कांस्टेंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन बाई टू पावर के इज इक्वल टू एन बाई टू पावर के, ऐसे लिख सकते हैं ना।
के को एज सॉरी के लिख दिया मैंने सी, कि ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं ना सी, जैसे हमने यहाँ पे कांस्टेंट कहा है 2n को 2 को कांस्टेंट कह दिया, सी कह दिया, तो यहाँ पे भी तो कांस्टेंट को सी कह सकते हैं। अब ये बताएं कि n/2 पावर c कब तक चलता रहेगा? ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये 1 के इक्वल नहीं हो जाता, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1, n/2 पावर c इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसमें से इस तरह करें कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये बन जाएगा 2 पावर c इज इक्वल टू n, ठीक है, 2 पावर c इज इक्वल टू n। और क्योंकि यहाँ पे देखें ना हमारे पास ये जो c है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, तो हमने देखा n/2 पावर c कब तक चलता है? जब तक ये 1 के इक्वल नहीं हो जाता। ये बात आपको समझ आ गई? फिर मैंने कहा कि 2 पावर c जब आप निकालेंगे यहाँ से 2 पावर c, तो जाहिर सी बात है 2 पावर c इधर चला जाएगा, तो n यहाँ पे रह जाएगा। देखिए ऐसे होता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको याद नहीं है क्या? n इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो मैंने सिर्फ उसको 2c, बेसिकली n इस तरफ है, लेकिन मैंने थोड़ा जैसे 2c इक्वल टू n इस साइड पे लिख दिया। आप क्या करेंगे, आप जब ये आ जाएगा, फिर आप इसमें से c की वैल्यू निकालेंगे। तो मैथमेटिकली अब ये है कि मैथमेटिकली थ्योरम है, अगर आप इस तरह से c की वैल्यू निकालते हैं, c इज इक्वल टू ये बन जाता है log n, log 2n। आप क्या ना भी लिखे 2 तो डिफॉल्ट मेरे ख्याल से log बाइनरी ही में होता है, log 2n। अब ये वाली जो वैल्यू आपके पास आई है इक्वेशन 2, तो बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इसमें पुट करें, इस 2 को इस 1 में पुट करें, तो c की वैल्यू क्या है? log n, तो ये बन जाएगा log n n log, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n log n। तो ये बेसिकली हमारे पास मेथड है जिसको यूज करके आपने क्या किया है, आपने ट्री मेथड को यूज करते हुए आपने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, देयर मैनी एग्जांपल्स। आप कोई भी इक्वेशन निकालें किसी भी प्रोग्राम की, उसमें जैसे 2t है, आप tn/2/n कर दें, ठीक है, आप 3tn/2 करके इसकी देख लें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आप करेंगे। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर मैं उन एग्जांपल्स को मैं करना शुरू कर दूं यहाँ पे, तो हम आने वाली 3-4 क्लास में एग्जांपल्स ही डिस्कस करते रहेंगे, इतनी ज्यादा है। ऑल यू नीड टू हैव इज अ आइडिया कि ये बेसिकली कैसे काम करता है, ताकि आपको पता हो कि मैथमेटिकली जो जब आप सॉल्व करते हैं किसी चीज को, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद हमारे पास ट्री वाला मेथड है, राइट। और उसके बाद हम एक और देखेंगे मास्टर थ्योरम, अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद अगला वो है। तो उसमें तो ये है कि मास्टर थ्योरम तो टोटली आप इक्वेशन देखेंगे, ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे, फौरन आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, तो ये इक्वेशन किसी प्रोग्राम में से आ रही है, ठीक है, ये इक्वेशन किसी प्रोग्राम में से निकाल के आप लेके आ रहे हैं। तो यहाँ तक मैं पार्ट 1 एंड करता हूँ, तो इसको मैं अपलोड करके फिर पार्ट 2 में आप लोगों के साथ शेयर